हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम एडिटोरियल सेक्शन में से जो आर्टिकल पढ़ रहे हैं वो है स्ट्रॉज इन द विंड। ये 5 अगस्त का जो है न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लिया है मैंने। और एक मुझे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो पीछे वाले वीडियोस मैंने अपलोड करे थे उसमें से आप लोग को कितना हेल्प हो रहा है, वोकेबुलरी इंप्रूव हो रही है नहीं हो रही है। मुझे हमेशा से ऐसे इंतज़ार रहता है आपके कॉमेंट्स का, ठीक है। तो आज हम कौन सा वाला पढ़ रहे हैं, स्ट्रॉज इन द विंड। अच्छा, आपको पता है जो ये स्ट्रॉज इन द विंड है ये क्या है। स्ट्रॉ इन द विंड जो है ना, ये एक पॉपुलर ईडियम है इंग्लिश में। स्ट्रॉ पता है सबको, तिन का, और एक वो जो पीने वाली ड्रिंकिंग स्ट्रॉ जो कोल्ड ड्रिंक में हम लगाते हैं, ठीक है, ये वही है। तो स्ट्रॉज इन द विंड का मतलब क्या है, अगर हवा में तिनके हैं, अगर हवा में क्या है, तिनके हैं, तो इसका मतलब कोई भी ऐसा साइन है जो आपको ये बता रहा है कि हवा किस तरफ जा सकती है, मतलब भविष्य में क्या हो सकता है। तो इसका मतलब होता है समथिंग दैट सजेस्ट व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर। किसी भी भविष्य में होने वाली घटना के जो संकेत होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्ट्रॉ इन द विंड है। हो गया याद। और एक वो सबने सुना होगा ना, अ ड्राउनिंग मैन कैचेज एट अ स्ट्रॉ, मतलब डूबते को तिनके का सहारा। ये भी लिख देती हूँ, एक प्रोवर्ब है इंग्लिश के। अ ड्राउनिंग मैन, अ ड्राउनिंग मैन कैचेज एट अ स्ट्रॉ, मतलब जब एक बंदा डूब रहा होता है ना, तो अगर कोई उसको स्ट्रॉ भी देगा ना तो वो उसको भी पकड़ लेता है, या उसको स्ट्रॉ मिल जाए तो वो पकड़ लेगा। मतलब अगर एक परेशान इंसान है, एक मुसीबत में जो इंसान है, अगर उसको थोड़ा बहुत भी कहीं से कोई हिंट मिल जाए, कोई उसको लगे कि यहाँ से मैं बच सकता हूँ, तो वो उसको ज़रूर कोशिश करेगा कर लेने की उसको, ठीक है, उस चीज़ को ट्राई करने की। तो समझ आ गया, ड्राउनिंग मैन कैचेज एट अ स्ट्रॉ, मतलब डूबते को तिनके का सहारा। तो जो आज हमारा आर्टिकल है, जो उसकी हेडलाइन है, वो क्या है, स्ट्रॉज इन द विंड। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। पहला वर्ड, पहले वोकेबुलरी कर लेंगे। पहला वर्ड है अवर्जन। अवर्जन का मतलब समझते हैं, जब आपको कोई चीज़ करना पसंद नहीं है। जैसे मैंने कहा कि भाई आई हैव एन अवर्जन टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, भाई मेरे को तो सवेरे उठना बहुत गंदा लगता है, मतलब एक अवर्जन है, एक डिसलाइकिंग है, ठीक है। और एक बात हमेशा से ध्यान रखना, अवर्जन के बाद प्रेपोजिशन टू आएगी, और अगर इसके बाद कोई वर्ब आएगी तो हमेशा से आईएनजी करके आएगी। ये सब ध्यान में रखेंगे, ये ग्रामर में जो है कई बार ऐसा एरर में पूछे जाता है, ठीक है। टू के बाद यहाँ पे आईएनजी आती है। इससे जो एडजेक्टिव निकलता है वो अवर्स टू होता है। अवर्स टू के बाद भी क्या आएगा, आईएनजी आएगी। और इसको बनाना कैसे होता है अवर्स वाले सेंटेंसेस को, जैसे मैंने बोला आई एम अवर्स टू वर्किंग ऑन वीकेंड्स, भाई मेरे को तो वीकेंड्स पे काम करना बड़ा गंदा लगता है, ठीक है। आई एम अवर्स टू वर्किंग ऑन वीकेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे नाउन था ये, तो स्पाइसी फूड आ गया ऐसे, है ना। अगर यहाँ पे वर्ब होती तो हम कैसे बोलते, शी हैज एन अवर्जन टू ईटिंग स्पाइसी फूड, ठीक है। और अवर्स वाला कैसे बनाना है, इज एम आर के साथ, आई एम अवर्स टू, ही इज अवर्स टू, शी इज अवर्स टू, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। समझ आया। अवर्जन हो, अवर्स हो, प्रेपोजिशन टू आएगा, उसके बाद हमेशा से आईएनजी आएगा, ये सबने ध्यान रखना है। अच्छा, एक ना ऐसा भी कई बार बोलते हैं, जैसे मैंने कहा छोटे बच्चे होते हैं, मैंने कहा मेरे बच्चे को मिल्क अवर्जन हो गया है। मिल्क अवर्जन मतलब बच्चा दूध पीना छोड़ गया है। जैसे बच्चा रोटी खाना छोड़ दे तो भी कहते हैं फूड अवर्जन हो गया, मतलब बच्चा कुछ खा ही नहीं रहा, मतलब उसको अच्छा ही नहीं लग रहा कुछ खाना, तो ये अवर्जन है, ठीक है। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट वर्ड है कंस्टिट्यूएंसी। कंस्टिट्यूएंसी का मतलब क्या होता है, जो आपका चुनाव क्षेत्र है, ठीक है। जो आपका चुनाव क्षेत्र है, जो आपका निर्वाचन क्षेत्र है, जहाँ से जो है मतलब आप, जैसे कोई जो ये एमपी हैं, एमएलए, जो जहाँ से वो अपना चुनाव लड़ सकते हैं, वो क्या होता है, वो कंस्टिट्यूएंसी होती है, ठीक है। द एरिया वेयर पीपल वोट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, ये वो एरिया होता है जहाँ पे लोग वोट डालते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए। ओके, करें। एमपी ने क्या करा, अपनी कंस्टिट्यूएंसी में विजिट करा कल, ठीक है। यहाँ पे विजिट के बाद टू नहीं लगाना, ये भी मैं बताऊंगी विजिट के बाद टू कब लगाना है, टू नहीं लगाना है, बट ध्यान रखना अभी इतना ही समझो। चलो सुन लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं अभी। अगर विजिट वर्ब की फॉर्म हो, मतलब अगर विजिट का मतलब यात्रा करना हो एक सेंटेंस में, जहाँ पे आपको दिखे ये वर्ब आ गई है, तो इसके बाद आप कभी भी टू नहीं लगाएंगे। जैसे मैंने बोला कि ओके आई विल विजिट यू, तो मैं ना इसको ऐसे ही बोलूंगी, मैंने कहा चल ठीक है मैं ना आऊंगा तेरे से मिलने, तो मैं कैसे बोलूंगी, आई विल विजिट यू। इसको देख लेंगे एक बार, ठीक है, आई विजिट यू। और लेकिन अगर मैंने विजिट को नाउन ले लिया, मतलब जिसका मतलब मैंने अगर विजिट का मतलब किससे रख लिया, यात्रा से, ठीक है, फिर यहाँ पे टू आएगा। सुनो,
मैंने कहा चल ठीक है कल आऊँगा मैं ना, I'll pay, या तो ऐसे बोल दो I'll pay you a visit, फिर तो टू आएगा ही नहीं अगर आपने ऐसे ये प्रोनाउन बीच में लगा दिया। I'll pay you a visit tomorrow। अब यहाँ पे मैंने ए भी लगाया है क्योंकि ये नाउन है तो इसलिए ए लगा है, यहाँ पे वर्ब थी इसलिए ए नहीं आएगा। या I'll pay a visit to you ऐसा भी बोल देते हैं, ठीक है। I will pay, ये will के बाद पहली फॉर्म आ गई है ऐसे, I'll pay a visit, फिर मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी to, और I'll pay a visit to you, ठीक है। वैसे नेचुरल तरीके से हम यही बोल देते हैं I'll pay you a visit। और अगर कोई पूछे कि भाई पे विजिट के बाद टू आता है तो हमेशा से इस कॉन्टेक्स्ट में आएगा, अगर वो वर्ब होएगी तो नहीं आएगा, नाउन होगा तो आ सकता है, ठीक है। इसको एक बार देख लेंगे, करें नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। अच्छा नेक्स्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट है इंडिकेट। ये इंडिकेटर आप सब जानते हैं, बाइक में स्कूटी में इंडिकेट करना मतलब इंडिकेटर दे दो, मतलब इंडिकेट करना मतलब संकेत देना, इशारा करना। डार्क क्लाउड्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, हैवी रेन होएगा मतलब बारिश हो सकती है। इमर्ज हमने ये पहले वाले वीडियोस में भी किया है। अच्छा एक ना वो वाले वीडियोस देखते रहना सब, अगर आप देखेंगे ना तो वोकेबुलरी बहुत अच्छे लेवल पे आ जाएगी आपकी, और आप ऐसा किसी भी एग्जाम में जो वोकेबुलरी वर्ड्स हैं आपको अगर मिलेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत आसान है, ये तो ऑलरेडी मैंने सब करे हुए हैं, ठीक है। इमर्ज क्या होता है, उभरना। बहुत सारी समस्याएं जो है ना वो उस प्रोजेक्ट के दौरान उभरी, मतलब सामने आई। जैसे मैंने कहा चलो सच सामने आ ही गया, द ट्रूथ फाइनली इमर्ज्ड। कैसे बोल सकती हूँ, जैसे मैंने बोला द ट्रूथ फाइनली इमर्ज्ड, ठीक है। नेक्स्ट कर रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट वर्ड है प्रॉस्पेक्ट्स। प्रॉस्पेक्ट्स का मतलब पता है क्या होता है, देखिए प्रॉस्पेक्ट का मतलब, अच्छा पहले इसको समझते हैं। देखिए एक ये प्रॉस्पेक्ट हो गया जिसका मतलब संभावना हो गई, पॉसिबिलिटी हो गई, और एक ये प्रॉस्पेक्टस हो गया जो कॉलेज में आप एडमिशन फॉर्म जब लेते हैं तो प्रॉस्पेक्टस जिसमें एडमिशन फॉर्म लगा रहता है, ये वो हो गया है ना। अब देखो पहले इसको पढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा इज देयर एनी प्रॉस्पेक्ट ऑफ रिकवरी, मतलब क्या रिकवरी के कोई चांस है, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि मैम जैसे मैं अब ये कोर्स कर रहा हूँ, अब आप मुझे ये बताओ कि इसको करने के बाद मतलब क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं। प्रॉस्पेक्ट्स मतलब क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हैं, व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ कैन आई हैव आफ्टर डूइंग दिस कोर्स, मतलब मुझे मुझे मैं किस लाइन में जा सकता हूँ और मेरे लिए कौन कौन से रास्ते खुल सकते हैं, तो वो आपके प्रॉस्पेक्ट्स हैं। प्रॉस्पेक्ट्स मतलब संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज़ जो होती हैं, ठीक है। अब ये आ जाओ, ये वर्ड क्या है, ये वर्ड है कॉन्सिक्वेंशियल। एक तो कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब हो गया, मतलब जो कॉन्सिक्वेंसेज वाला हो गया, मतलब हैपनिंग एज अ रिजल्ट, मतलब अगर कोई भी चीज एज अ रिजल्ट हो रही है तो वो क्या हो रही है, वो कॉन्सिक्वेंशियल है, ठीक है। और एक कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत महत्वपूर्ण। अब जैसे ये आ गया कि इट वॉज अ कॉन्सिक्वेंशियल डिसीजन, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला था, ठीक है। इसको देख लेंगे एक बार। अच्छा देखिए ये क्या वर्ड है, ये वेकेंट। वेकेंट का मतलब क्या होता है, खाली। जैसे मैंने एक सेंटेंस सुनना पहले, जैसे मैंने बोला द पोजीशन बिकेम वेकेंट आफ्टर ही वाज प्रमोटेड, जब उसका प्रमोशन हो गया ना तो वो वाली जगह तो खाली हो गई। अच्छा इससे वर्ब क्या निकलती है, इससे वर्ब निकलती है वेकेट। वेकेट का मतलब क्या होता है, खाली करना। एक सेंटेंस सुनिएगा, जैसे मैंने बोला कि वुड यू माइंड वेकेटिंग माई सीट, तुम मेरी जगह खाली करने का कष्ट करोगे, वो खाली है, वो एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये क्या है, ये इससे वर्ब है, ठीक है। अब आ जाओ डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब समझते हो, जैसे एक पहले एक सेंटेंस सुनो। जैसे मैंने कहा कि मुझे ना बहुत डोमिनेट करती है। डोमिनेट ना ये बच्चों वर्ब की फॉर्म है, ठीक है। जैसे मैंने कहा मुझे बहुत डोमिनेट करती है, मतलब मुझ पे बहुत हावी है और अपनी चलाती है, ठीक है। अब आपने वो भी पढ़ा होगा कि इंडिया इज अ मेल डोमिनेटेड कंट्री, भारत एक पुरुष प्रधान देश है जहाँ पे आदमी जो है वो हमेशा से औरतों को डोमिनेट करते हैं, मतलब अपनी अपनी चलाएंगे, उन पे हावी हैं, ठीक है। तो अगर आपका डोमिनेंस किस चीज पे है तो आपका इन्फ्लुएंस उस चीज पे बहुत ज्यादा है, ठीक है। इंडिया शो डोमिनेंस इन द मैच, मतलब भारत ने अपना जो है डोमिनेंस शो करा, मतलब उसका प्रभाव ज्यादा बना रहा। अच्छा एक और बड़ी जरूरी बात इससे हमने समझनी है। अच्छा आप में से कितनों को लगता है, एक सेंटेंस में बोल रही हूँ, बताना ठीक है कि गलत है। जैसे मैंने बोला कि शी इज डोमिनेटिंग, सही है। मेरे को हिंदी में कैसे बोलना है कि भाई वो बड़ी हावी होती है, तो मैं कैसे बोलूँगी शी इज़ डोमिनेटिंग, ठीक है। नहीं, इसको हम ऐसे नहीं बोलते हैं। देखिए या तो हम ऐसे बोलेंगे शी हैज़ अ डोमिनेटिंग पर्सनालिटी। क्या बोलेंगे, शी हैज़ अ डोमिनेटिंग पर्सनालिटी। ऐसे नहीं कि आपने शी इज डोमिनेटिंग करके सेंटेंस बना दिया, नहीं।
और जो आपको लगे हावी होने वाला है उसके लिए आप क्या बोलेंगे? शी इज डोमिनियरिंग। ठीक है, डोमिनियरिंग क्या होता है? वन हु डोमिनेट्स, जो बॉसी है। जैसे मैंने कहा बॉसीज है, मेरी बॉस बना फिरता है। बॉसी क्या होता है? जो दूसरे का बॉस बना फिरेगा, बॉसी सा ऐसे। ठीक है, मतलब मैंने कहा बहुत मेरी नहीं बनती। जैसे मैंने कहा कि मतलब आई कांट गेट अलॉन्ग विद हर बिकॉज शी इज़ वेरी डोमिनियरिंग, मतलब मेरी उससे नहीं बन सकती, वो बहुत डोमिनियरिंग है, मतलब बहुत अपना ही हुक्म चलाती रहती है हर वक्त, मतलब बॉसी सी है। ओके, करें नेक्स्ट, इसको देख लेंगे बच्चों एक बार। नेक्स्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट है लेजिटिमेसी। अच्छा, ये भी अभी हमने पिछले वाले वीडियोस में करा था, है ना। लेजिटिमेट क्या होता है? जो लीगल है, ठीक है, मतलब जो वैलिड है, ठीक है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग लॉफुल। जो लीगल है वो क्या हो गया? वो लेजिटिमेसी है। दे क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द क्लेम। ये क्वेश्चन सेकंड फॉर्म है, उन्होंने उस क्लेम की वैधता के, भाई आप जो ये क्लेम कर रहे हैं कितना सही है या गलत है, उसके ऊपर क्वेश्चन किया। ठीक है, अब ये क्या है? इलेक्ट्रल। इलेक्ट्रल आप सब जानते होंगे, ये जो रिलेटेड टू इलेक्शंस होता है, जो चुनावी है, जो मतदान से संबंधित है, वो क्या है? वो इलेक्ट्रल है। अब इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स क्या होते हैं? सुधार। समाज सुधारक क्या होते हैं? सोशल रिफॉर्मर्स, उनकी बहुत ज़रूरत है। करें नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है रिटेन। रिटेन का मतलब क्या होता है? बनाए रखना। जैसे आपको पता होगा मिट्टी जो है, जो उपजाऊ होती है, पानी को रिटेन कर लेती है। और आपने ऐसा भी बहुत बार लोगों को बोलते सुना होगा कि भाई मेरे को ना ऐसे बहुत लंबे समय तक ऐसे बातें रिटेन नहीं कर पाता। जैसे आपने कहा कि मैम मेरे साथ दिक्कत क्या है कि जो आप पढ़ा देते हो ना, ऐसा बहुत लंबे समय तक रिटेन नहीं कर सकता मैं वो इन्फॉर्मेशन, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे याद नहीं रहता है, इसका ये मतलब हो गया। तो अगर उसने अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखा तो वो रिटेन है। रिटेंशन इसी से बनता है, नाउन है। ठीक है, ये वर्ब की फॉर्म है बच्चों। अब रेजिलियंस क्या है? रेजिलियंस का मतलब सुनो पहले ना, ऐसे समझते हैं। देखो, आपने सुना जैसे मैंने बोला कि बहुत रेजिलियंट है। जो इंसान रेजिलियंट होता है ना, अब वो क्या करता है? वो ना बाउंस बैक कर लेते हैं। बाउंस बैक का मतलब होता है जो गिर करके फिर खड़े होने की ताकत रखता है ना, वो रेजिलियंट है। ठीक है, अच्छा बाउंस क्या होता है? जैसे गेंद होती है जो खेलने वाली बॉल, तो हम कहते हैं इसका बाउंस बड़ा अच्छा है। बाउंस मतलब उछाल, बहुत अच्छे से नीचे मतलब आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड ये बहुत अच्छे से ऊपर बाउंस, इट कैन बाउंस हाई। ठीक है, तो जो अच्छे से आपको लगता है टकरा करके ऊपर अच्छे उछाल के साथ आ जाए तो वो बाउंसी है। जैसे आपने कहा नहीं नहीं इसका बाउंस अच्छा नहीं है, मुझे नहीं लेना ये वाला गेंद, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस बॉल, ओके, क्योंकि इसका बाउंस अच्छा नहीं है। तो बाउंस बैक क्या हो गया? अगर आप बाउंस बैक कर लेते हैं तो आप मुसीबतों मतलब मुसीबत फेस करने के बाद फिर दोबारा से खड़े हो जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड बाउंस बैक। तो बहुत रेजिलियंट है। रेजिलियंट क्या होता है? जब आप डिफिकल्ट समय से इजीली रिकवर कर ले, तो जो आपकी स्थितियों से बाहर आने की क्षमता होती है वो आपका रेजिलियंस होता है। ठीक है, रिमार्केबल होता है। बहुत बढ़िया रेजिलियंस बच्चों ने शो करा। ओके, इसको देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट करें। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है, ये क्या लिखा है? कम्बैट। अच्छा, इसमें ना दो बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों। अगर ये वर्ब है तो हम इसको कम्बैट बोलेंगे, और अगर ये नाउन है तो हम इसको कॉम्बैट बोलेंगे। मतलब नाउन होगा तो आप ऐसा कॉम करके बोलना, कॉम्बैट, और अगर ये वर्ब होगा तो आप कैसे बोलेंगे? इसको कम्बैट। और दूसरी इसकी खास बात जो आप ध्यान रखेंगे, इसके बाद कभी भी प्रेपोजिशन नहीं आती है। ऐसा नहीं बोलेंगे वी मस्ट कम्बैट विद दिस, ऐसा आप देखेंगे बहुत बार लोग बोल रहे होते हैं, तो ये नहीं बोलना। और ये आरआर में भी आता है ऐसे, एग्जाम्स में भी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? आई हैव टू combat this constant desire to eat chocolates। मतलब ये जो मेरी इतनी इच्छा होती है ना चॉकलेट खाने की, मतलब मुझे उससे लड़ना है। तो combat का मतलब क्या होता है? टू फाइट अगेंस्ट सम, उसका मुकाबला करना है। ठीक है, अराइवल आप सब जानते हैं, अराइव से, ठीक है, अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम, ट्रेन में, रेलवे स्टेशन पे आप देखें लिखा रहता है वही है। अराइवल मतलब पहुंचना। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है लेगेसी। लेगेसी का मतलब समझते हैं? विरासत। जैसे ताजमहल जो है वो इंडिया की लेगेसी है। अच्छा, एक ना इंडियन इंग्लिश में वैसे बोलते हैं ज़्यादा, जैसे मैंने बोला कि मुझे ना अपने पापा का गुस्सा तो विरासत में मिला है, आई हैव गॉट इट एज ए लेगेसी, आई हैव गॉट माई मदर्स गुड लुक्स एज ए लेगेसी। तो अगर कोई चीज़ आपको एज ए लेगेसी मिल जाए तो भाई वो आपको उनसे विरासत में मिली हुई है। ठीक है, तो जैसे आपने बोला उसने एक लेगेसी क्रिएट कर दी। लेगेसी डजंट मीन कि आपने कोई ऐसा जो संपत्ति है, जो आपका ऐसा प्रॉपर्टी है वही है। लेगेसी का मतलब होता है अगर कोई, मतलब अगर आपने आगे वाली जनरेशन को अगर कोई चीज़ पास ऑन करी है, ये आपकी वैल्यूज़ हो सकती हैं, कुछ और अच्छी बातें हो सकती हैं, तो वो भी आपने कोई आइडियाज़ हो सकते हैं, वो भी एज ए लेगेसी दे दिए। ठीक है,
अब वॉलेटाइल देखो क्या होता है। वॉलेटाइल का मतलब होता है जो कभी भी बदल जाएगा। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल सुनो। जैसे मैंने कहा कि इट्स नॉट ईजी टू लिव विद हिम बिकॉज ही हैज़ अ वॉलेटाइल टेम्पर। मैंने कहा मतलब बड़ा गंदा स्वभाव है उसका। मतलब वॉलेटाइल होता है मतलब कभी भी गुस्सा आ जाएगा। मतलब तुम्हें समझ नहीं आएगा यार अभी तो ठीक था, अभी इसको गुस्सा कैसे आ गया। तो वॉलेटाइल का मतलब होता है जो बहुत जल्दी बदल जाए। और टेम्पर आप सब जानते हैं, TEMPER, ये गुस्से वाला है। और जो TAMPER होता है ये छेड़खानी करने वाला होता है। जैसे मैंने कहा किसी ने मेरी अलमारी छेड़ी है, किसी ने इस ताले के साथ छेड़खानी करी है, तो समबडी हैज टैम्पर्ड विद द लॉक, आई एम श्योर। तो ये टैम्परिंग करी है, टैम्परिंग हुई है एविडेंस के साथ। टैम्परिंग मतलब कोई छेड़खानी करी गई है। और जो ये TEM टेम्पर होता है ये गुस्से वाला, शॉर्ट टैम्पर्ड, हॉट टैम्पर्ड, ये वो वाला है ना। और अगर किसी का टैम्पर वॉलेटाइल है तो इसका मतलब कि भाई मतलब कभी भी गुस्सा आ जाएगा, एकदम बदल जाएगा। तो अगर आपको जैसे मैंने बोला कि अर्निंग्स ना वॉलेटाइल है इस बिजनेस में, मतलब कभी तो तुमको लगता है यार दिन के 6,000 भी बन गए और कभी 600 रुपये भी नहीं बन रहे, तो वो कैसी है, वो वॉलेटाइल है। इज इट ओके? स्टॉक मार्केट कैसे चल रही है, मतलब जो मतलब विच इज लाइकली टू चेंज सडनली, जो एकदम से बदल जाएगा ऐसे। ठीक है, करें नेक्स्ट, इसको देख लेंगे एक बार बच्चों। नेक्स्ट है रॉबस्ट। रॉबस्ट का मतलब क्या होता है, हट्टा कट्टा। अच्छा देखिए, रॉबस्ट इकोनॉमी भी होती है ऐसे, और कोई इंसान हो, जैसे आपने बोला बहुत रॉबस्ट है, रॉबस्ट मतलब हट्टा कट्टा सा ऐसे। ठीक है, रोबस्ट। एक स्टर्डी भी ऐसे बच्चों मजबूत होता है। जैसे मैंने कहा वाह तुम्हारे ऑफिस की चेयर्स तो काफी स्टर्डी है। स्टडी मतलब काफी मजबूत है। जैसे मैंने कहा कि भैया मुझे तो एक स्टर्डी सी चेयर देना। स्टर्डी चेयर मतलब अच्छी मजबूत हो, एकदम से टूट ना जाए जल्दी। ठीक है, जैसे इम्यून सिस्टम भी रॉबस्ट होता है, जो आपकी हेल्थ होती है, तभी इसलिए हेल्थ के लिए भी कई बार बोल देते हैं रॉबस्ट हेल्थ। ठीक है, याद रहेगा। स्ट्रॉन्ग मतलब दैट जो जल्दी टूटेगा नहीं, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जिसको तोड़ना मुश्किल हो, जो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ओके। अब हम आर्टिकल पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अच्छा देखिए, इसकी हेडलाइन क्या है, स्ट्रॉज इन द विंड। स्ट्रॉज इन द विंड क्या होता है, स्मॉल साइंस ऑफ व्हाट इज लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर। भविष्य में होने वाली घटनाओं के जो छोटे छोटे संकेत होते हैं, दे आर कॉल्ड स्ट्रॉज इन द विंड। ठीक है, अब पढ़ते हैं। देखो द बाई इलेक्शंस। बाई इलेक्शंस क्या होते हैं, उपचुनाव। उपचुनाव देखो, एक तो जनरल इलेक्शन होता है, बाई इलेक्शन होता है अगर कोई लीडर रिजाइन दे दे या किसी और कारणवश अपनी सीट उसको छोड़नी पड़ जाए या सीट खाली हो जाए वो, तो उसके ऊपर जो चुनाव होते हैं उस सीट के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाई इलेक्शन। ये जो 30 जुलाई 2026 को बाई इलेक्शन हुए, कहाँ पे हुए, 3 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज में। और कहाँ पर हुए, जो 3 स्टेट्स हैं जहाँ पे बीजेपी रूल कर रही है, उसने जो है कुछ सरप्राइजेज जो है ना वो थ्रो अप करे हैं। थ्रो अप का मतलब वैसे तो वॉमिट करना होता है, उल्टी आना। एक थ्रो अप का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, मतलब कुछ चौंका देने वाली चीजें सामने आई हैं। बट इट मे बी रिस्की टू रीड देम। लेकिन आप इसको ऐसा नहीं पढ़ सकते हैं कि आप ये मान लो कि भाई ये तो इंडिकेटर है कि एक लंबा चलने वाला या एक पक्का ही ऐसा पॉलिटिकल ट्रेंड बन जाएगा। आप इसको ऐसा समझना जो है रिस्की हो सकता है। इट मे बी रिस्की टू रीड देम। रीड वैसे तो पढ़ना होता है, मतलब लेकिन उसको ऐसा पढ़ना रिस्की हो सकता है कि ये जो चीजें देखने को मिली है, ये जो सरप्राइजेज आए हैं, ये कुछ इंडिकेटर है, वो ये दिखा रहे हैं किसी भी इंड्योरिंग का मतलब होता है यहाँ पे लंबा चलने वाला, कि एक ऐसा ही पॉलिटिकल ट्रेंड आगे भी बन जाएगा। और डेफिनेटिव क्या होता है, जो पक्का है, जिसको लेकर के कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इंड्योरेंस की बात हम बाद में करेंगे। वैसे इंड्योरेंस अभी इतना समझो, इंड्योरिंग का मतलब क्या होता है, लंबा चलने वाला। स्टिल बांकीपुर इन बिहार, दतिया इन मध्य प्रदेश और मांजलपुर इन गुजरात, ये वो जगहें थी जिन पे सबकी नजर थी, वर द मोस्ट क्लोजली वॉच्ड इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट्स। ठीक है, ओके। दो इन्वॉल्विंग ओनली 3 सीट्स, हालांकि सीट्स तो 3 ही थी। द रिजल्ट्स वर सिग्निफिकेंट, लेकिन रिजल्ट्स बड़े महत्वपूर्ण थे। इससे हमारे को क्लू मिले, क्या मिले, मतलब इससे क्लूज मिले, ऑफरिंग क्लूज अबाउट रीजनल पॉलिटिकल ट्रेंड्स, कि अभी पॉलिटिकल रुझान किस तरफ है। स्ट्रेंथ ऑफ मेजर पार्टीज, मतलब जो मेजर पार्टीज है अभी उनमें कितना उनका स्ट्रेंथ है, मतलब कितना उनको लोगों का समर्थन हासिल है, कितना लोग उनको सपोर्ट करते हैं। और अभी जो नए पॉलिटिकल गठबंधन आ रहे हैं, उनकी जो उभर रहे हैं, मतलब जो अभी सामने आ रहे हैं, उनकी क्या संभावनाएं हैं, मतलब उनके भविष्य में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जो अभी पॉलिटिकल गठबंधन बने हैं, फॉर्म का मतलब बनाना, वर्ब होती है, फॉर्मेशन जो बना है अभी। दीज वर ऑल्सो द फर्स्ट इलेक्ट्रल टेस्ट भी है, कहीं ना कहीं आप लगा लीजिए ये किस चीज का, क्योंकि जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ, आफ्टर स्टूडेंट प्रोटेस्ट फोर्स, आफ्टर का मतलब बाद में, जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने जो है बीजेपी को मजबूर किया
टू रिमूव, हटाने के लिए किसको, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को जुलाई 25 को। तो उसके बाद क्योंकि ये इलेक्शन हुए तो ये कहीं ना कहीं एक इलेक्टोरल टेस्ट भी है, आप ये मान लीजिए, इलेक्ट्रल भी बोल देते हैं ऐसा, ठीक है। द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल रिजल्ट, और सबसे ज्यादा परिणाम मतलब इंपॉर्टेंट रिजल्ट कहाँ से आए, बांकीपुर से आए। द सीट फेल वैकेंट, ये सीट खाली हो गई थी। फेल वैकेंट हो सकता है, बिकेम वैकेंट हो सकता है। ये तब खाली हो गई थी आफ्टर बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट, जब नितिन नबीन ने जो है रिजाइन, सेकंड फॉर्म आ गई, रिजाइन कर दिया फॉलोइंग हिज इलेक्शन। फॉलोइंग का मतलब यहाँ पे के बाद में, जब उनका जो है इलेक्शन हो गया, इलेक्शन में जब उनको चुन लिया गया राज्यसभा में, मतलब राज्यसभा में जाने के बाद जब उनकी इलेक्शन वहां हो गई, जब उनको वहां चुन लिया गया तो ये सीट खाली हो गई। अब जन स्वराज पार्टी के जो फाउंडर हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने इसी निर्वाचन क्षेत्र को, मतलब इसी कंस्टिट्यूएंसीज को जो है अपना इलेक्ट्रल डेब्यू उन्होंने वहां पे बना, मतलब इसी से उन्होंने पहली बार अपना जो है इलेक्शन लड़े, आप ये समझ लीजिए इसको। डेब्यू का मतलब होता है फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस, ठीक है, क्योंकि वो सीट खाली हो गई। तो इसी निर्वाचन क्षेत्र से जो है ये जो जेएसपी के फाउंडर हैं उन्होंने अपना मतलब पहला इलेक्ट्रल डेब्यू इसी जगह को बनाया, टर्निंग व्हाट वुड अदरवाइज हैव बीन। और हालांकि वैसे तो एक रूटीन इलेक्शन हो सकता था, लेकिन फिर ये बन क्या गया, हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट। उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को हरा दिया, नीरज कुमार को, इतने वोट्स के साथ। और जो बीजेपी का दबदबा वहां था, जो उसका इन्फ्लुएंस था उस क्षेत्र में, वो जो है खत्म कर दिया। डेकेड होता है जो मतलब कई सालों से जो वहां पे बीजेपी का डोमिनेंस चल रहा था, उसको एंड कर दिया। इट मार्क्स द जेएसपी फर्स्ट मेजर इलेक्ट्रल सक्सेस। और कहीं ना कहीं जो है ये घटना जो हुई है, मतलब उनके जीतने की, ये जेएसपी का पहला मेजर इलेक्ट्रल सक्सेस भी है। और उनको जो है मिस्टर किशोर को एक राजनीतिक वैधता भी, सॉरी हाँ पॉलिटिकल वही हो गया ना, एक राजनीतिक वैधता भी उनको मिल रही है। राजनीतिक वैधता मतलब जब आपको पॉलिटिकली जो है एक्सेप्टेंस मिल जाए कि भाई लोग तुमको मान रहे हैं कि भाई अब हम हमारे लीडर हो गए, तो इसका क्या मतलब है, इट मार्क्स, मार्क्स का मतलब दिखाना। तो ये क्या दिखा रहा है कि जो जेएसपी का फर्स्ट मेजर, कि उनकी सबसे पहली बड़ी सफलता, और इससे जो उनके फाउंडर हैं किशोर, मिस्टर किशोर, उनको जो है पॉलिटिकल लेजिटिमेसी मिल गई। क्योंकि उससे पहले वो क्या थे, आफ्टर ईयर्स एज एन मतलब वो पहले क्या काम करते थे, वो इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट थे। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज थे उनके लिए इलेक्शंस को जीतने की स्ट्रैटेजीज बनाते थे। अब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और वहां से जीत गए, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ी मेजर सक्सेस है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पढ़िए। In Datia, the Congress secured an important victory as its candidate Ghanshyam Singh defeated BJP candidate Ashutosh Tiwari by just over 6,000 वोट्स। अब देखिए क्या, दतिया में जो कांग्रेस ने एक जीत हासिल करी, सिक्योर हासिल कर लिया, एक इम्पॉर्टेंट विक्ट्री, क्योंकि जो इनके कैंडिडेट थे घनश्याम सिंह, उन्होंने डिफीट का मतलब होता है हराना, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, हरा दिया बीजेपी कैंडिडेट आशुतोष तिवारी को बाय मतलब इतने वोटों के साथ। अनलाइक बांकीपुर, अनलाइक का मतलब होता है की तरह नहीं, बांकीपुर की तरह नहीं, दतिया ने जो है एक बहुत ही जबरदस्त वोटर टर्नआउट देखा। 71.44% का वोटर टर्नआउट का मतलब होता है द नंबर ऑफ पीपल जो वोट डालने जाते हैं। मतलब बांकीपुर में इतने लोग वोट डालने नहीं आए, लेकिन यहाँ पे दतिया में जो है वो 71.44% का जो है वोटर टर्नआउट देखा गया। रोबस्ट का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, जबरदस्त। यहाँ पे इसका मतलब ये इंडिकेटिंग, जो क्या दिखा रहा है कि भाई लोकल लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इस चीज में, इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग लोकल एंगेजमेंट, कि वो बड़ा जुड़ रहे हैं इस घटना मतलब विद द कॉन्टेस्ट। और ये क्या दिखा रहा है, सजेस्टिंग दैट द कांग्रेस रिटेन्स पॉकेट्स ऑफ रेजिलियंस इन मध्य प्रदेश डिस्पाइट द बीजेपी डोमिनेंस, कि मतलब बीजेपी का दबदबा होने के बावजूद भी रिटेन क्या होता है, बनाए रखना। कांग्रेस ने जो है कुछ क्षेत्रों में अपना रेजिलियंस बना रखा है। वैसे तो रेजिलियंस का मतलब रिकवरी है, मतलब कांग्रेस जो है वहां पे उनको लोग आज भी समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस रिटेन्स पॉकेट्स ऑफ रेजिलियंस इन मध्य प्रदेश डिस्पाइट द बीजेपी डोमिनेंस, ठीक है। लेकिन ये जो विक्ट्री है ना, ये बैलेंस ऑफ पावर नहीं बदल रही असेंबली में। मतलब अगर ऐसा जीत हो गई वहां पे दो जगह पे, तो ये नहीं है कि कोई उनकी शक्ति, उनकी जो है वो पावर में कोई फर्क आ जाएगा या कुछ वो इम्बैलेंस हो जाएगी। ऑल्टर का मतलब क्या होता है, टू चेंज, बदलना। तो ऐसा नहीं है कि उनकी जो असेंबली में पावर है वो बदल जाएगी। लेकिन कांग्रेस को एक प्रमाण मिल गया दैट द लोकल एंटी इनकम्बेंसी, इनकम्बेंसी का मतलब क्या होता है, सत्ता, की जो लोकल लोग हैं वो एंटी हो रखे हैं सत्ता
के खिलाफ, मतलब वो सत्ता के खिलाफ हैं, वो सत्ता के एंटी हैं, उनको जो लीडर्स हैं वो अच्छे नहीं लग रहे हैं, जो भी रूलिंग पार्टी के। एंड कैंडिडेट स्पेसिफिक फैक्टर्स, और अगर कांग्रेस जो है थोड़ा बहुत अपने कैंडिडेट का ध्यान में रख ले, मतलब अगर कांग्रेस कुछ अच्छे कैंडिडेट उतार दे, ठीक है, जो वहाँ पे चुनाव लड़ सकें, तो ये चीज़ें कांग्रेस के फेवर में काम कर सकती हैं। और बीजेपी के लिए ये जो डिफीट है, ये जो हार हुई है, ये कहीं न कहीं सर्व एज़ अ रिमाइंडर, ये बीजेपी को एक रिमाइंडर देती है। वैसे तो सर्व सेवा करना होता है, इट्स सर्व एज़ ए, मतलब ये उसका काम, एक रिमाइंडर का काम कर रही है कि भले ही वो स्टेट वाइड वो कितने भी मजबूत हैं, बट डजंट ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट इनटू विक्ट्री। बट ये नहीं है कि इसका मतलब कि भाई उनको तो हर जगह ही जीत मिलेगी इन एवरी कंस्टिट्यूएंसीज, ऐसा नहीं होगा। भले ही स्टेट वाइड आप कितने भी मजबूत हैं, बट ये नहीं कि आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ आप सफल होते रहेंगे। द थर्ड कॉन्टेस्ट कहाँ हुआ? मांजलपुर में। वहां का नतीजा अलग ही था। आउटकम क्या होता है? नतीजा, द बीजेपी retained the constituency with सतीश गोविंद भाई पटेल defeating his rival by over 30,000 votes। राइवल होता है कंपैटिटर। अब बीजेपी ने वहाँ पे अपनी पोजीशन बनाए रखी, वहाँ पे मतलब हार नहीं हुई, क्योंकि जो सतीश गोविंद भाई पटेल थे उन्होंने हरा दिया जो उनके प्रतिद्वंदी थे इतने वोट्स के साथ। मांजलपुर डेमोन्स्ट्रेट क्या होता है? दिखाना। यहाँ पे मांजलपुर का यहाँ पे क्या मतलब हो गया? दिखाना। देखो वैसे तो डेमोन्स्ट्रेटर प्रदर्शनकारी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेट प्रदर्शन करना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मांजलपुर क्या दिखा रहा है कि जो बीजेपी की एबिलिटी है कि भैया आज भी बीजेपी में जो है ना अपना कोर सपोर्ट बेस बनाए रखने की ताकत है। वैसे तो ये कोर होता है, कोर का मतलब जो मेन लोग हैं वो आज भी बीजेपी के साथ ही हैं उनके। एट द सेम टाइम जो बांकीपुर और दतिया के जो रिजल्ट्स आए हैं वो क्या दिखा रहे हैं? आउटकम का मतलब रिजल्ट, कि वहां पे ना थोड़ी बहुत जो बीजेपी का कोर सोशल बेस है ना हिंदू वोटर्स का, जिसके अंदर अपर कास्ट के लोग हैं, वो थोड़ा सा लग रहा है कि भाई वो वॉलेटिलिटी वहां पे दिख रही है, मतलब वहां पे लग रहा है कि वो इतना स्थिर नहीं रहे उनके साथ, उन्होंने अपना सपोर्ट दूसरे लोगों को दे दिया जो अपर कास्ट के लोग हैं, वहां पे ऐसा देखने को मिला। लेकिन जो यहाँ का सपोर्ट बेस है, कोर सपोर्ट बेस मांचलपुर का, वो बीजेपी ने बना रखा है। देयर इज ऑल्सो लार्जर एक्सेप्टेंस अमंग द इलेक्ट्रेट। इलेक्ट्रेट कौन होते हैं? मतदाता, जो वोटर्स होते हैं उनको इलेक्ट्रेट बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रल होता है वो चुनावी होता है, और जो कंस्टिट्यूएंसीज होती है वो निर्वाचन क्षेत्र होता है, मतलब चुनावी क्षेत्र, ये समझ लीजिए। तो अभी जो है ना वोटर्स ये भी मांग रहे हैं, मतलब वोटर्स अभी क्या है कि उनको भी ना जैसे मतलब फ्रेश पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। अब जनता तैयार है कि भाई अभी हमको जो है ना पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स करने हैं अभी, ठीक है। एंड दैट इज अ ट्रेंड दैट कनेक्ट्स, ये वो ट्रेंड है जो कहीं ना कहीं जोड़ रहा है व्हाट हैपेंड जो तमिलनाडु में हुआ, इस किसके साथ? बांकीपुर के साथ। और अगर ऐसा चलता है, द चैलेंज विल बी नॉट ओनली फॉर द बीजेपी। अब नोट ओनली कहाँ लगता है? जैसे बीजेपी के लिए ही नहीं होगा ये चैलेंज, तो इसलिए नोट ओनली यहाँ आ गया। ये चैलेंज बीजेपी के लिए भी नहीं होगा, बट ये चैलेंज कहीं ना कहीं जो है ऑल्सो फॉर अदर लेगेसी पार्टीज के लिए भी होगा, और खास करके जिसमें कांग्रेस है, क्योंकि लोग अभी नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो ऐसा कांग्रेस भी ये मान करके नहीं चले कि भाई वो आगे जो है वो सत्ता में आ जाएंगे, क्योंकि लोगों को अब कुछ नया चाहिए। तो ये अगर ऐसा चलता रहा तो ये जो है सभी के लिए एक चैलेंज हो जाएगा, ठीक है, बीजेपी के लिए भी, अदर लेगेसी पार्टीज के लिए भी, और जिसके अंदर जो है खास करके कांग्रेस की बात हो रही है। ओके है, इसको देख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। वीडियोस को ध्यान से देखिए, वर्ड्स को सही से समझिए। अगर आप वीडियो सही से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप देखिएगा आपका जो है वो वर्ड पावर, जो आपकी वोकेबुलरी है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगी। और ये जो है जो क्लासेस हैं ये आपको बहुत हेल्प करेंगी किसी भी कंपैटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में। और आपको वीडियो कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जो लोग नए आए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, और उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।